हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूँ आभा गुप्ता सेरीवाल। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 8 हम पढ़ रहे हैं अंशों का हरण एवं पुनः निर्गमन। अंशों के हरण से संबंधित प्रक्रिया हमने पढ़ी। अंशों के हरण पर किए जाने वाले लेखे हम पढ़ रहे हैं। जब प्रीमियम पर कंपनी के द्वारा अंशों का निर्गमन किया जाता है उस वक्त हमें क्या लेखे रखना है। जब कंपनी के द्वारा प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण होता है तो उसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, जब अंशधारी के द्वारा प्रीमियम का भुगतान न किया गया हो तो ऐसी दशा में प्रीमियम खाते को डेबिट किया जाता है, और जिस याचना का भुगतान अंशधारी के द्वारा नहीं किया गया है उस याचना को क्रेडिट कर दिया जाता है। अब जो है हमारे पास अगला पॉइंट हमारा वो ये कि यदि प्रीमियम की राशि कंपनी को प्राप्त हो गई है तो उस वक्त क्या एंट्री करना है, उस वक्त आपको लेखे किस तरीके से करना है। जब हरण किए गए अंशों पर प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई है तो ऐसी दशा में अंश प्रीमियम खाते को डेबिट नहीं करना है। मतलब तब आपको सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करना है, क्योंकि उसकी राशि कंपनी को प्राप्त हो चुकी है। उसको कब डेबिट करना है? जब राशि कंपनी को प्राप्त नहीं हुई है। इसमें उसी तरीके से आपको लेखा करना है जैसे सम मूल्य पर 8 पर हम एंट्री करते थे, सिंपल साधारण प्रविष्टि, जैसे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 जो भी अनपेड कॉल्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगी और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। मतलब सम मूल्य पर निर्गमित अंशों के हरण की जो प्रविष्टि होती है वही आपको प्रीमियम की राशि प्राप्त होने पर हरण किए गए अंशों के संबंध में करनी है। इसके लिए एंट्री देखिए आप, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर कॉल अकाउंट और 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर फॉरफिटेड। तो ये तो फॉरफीचर की एंट्री हो गई हमारी। अब हम ये देखेंगे कि इसके चिट्ठे पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। अंश पूंजी में मांगी गई रकम से कमी हो जाएगी। अंश हरण खाते का शेष चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखा जाएगा। प्रतिभूति प्रीमियम खाते की राशि पर ऐसे हरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम की राशि कंपनी को प्राप्त हो चुकी है, इसलिए प्रीमियम खाते पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद आप देखिए अंशों का समर्पण। हमने पढ़ा अंशों का हरण जब कंपनी के द्वारा किसी अंशधारी के अंशों को वापस ले लिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि अंशधारी के द्वारा उसको भुगतान प्राप्त नहीं होता, तो वो अंशों का हरण कहलाता है। अब हमको पढ़ना है अंशों का समर्पण, सरेंडर ऑफ शेयर्स। ये इसका ठीक विपरीत है। अंशों के समर्पण में जब कोई अंशधारी स्वेच्छा से कंपनी को अपने अंश समर्पित कर देता है, अपने अंश कंपनी को स्वयं ही दे देता है, तो वो कहलाता है अंशों का समर्पण। अर्थात वो अपने अंशधारी होने के सारे अधिकारों को स्वतः ही त्याग देता है, खुद ही कंपनी को अपने अंश वापस कर देता है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी को इन अंशों को अंतर नियमों के तहत निरस्त करना होता है। ऐसा करने से क्या होता है? कंपनी अपने उन अंशों की मालिक बन जाती है जिनका मालिक अभी तक अंशधारी था। अब कंपनी उसकी मालिक हो जाती है। इसका परिणाम लगभग वैसा ही होता है जैसा कि कंपनी अपने अंशों को खुले बाजार से खरीदती है, अंशों के खरीदने पर करती है। अंशों के समर्पण के लिए वही प्रविष्टि की जाती है जो अंशों की जब्ती के लिए की जाती है। मतलब जो अंशों की जब्ती में फॉरफीचर में एंट्री होती है वही अंशों के समर्पण पर भी होती है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। इसमें अंशधारी स्वेच्छा से अपने अधिकारों का त्याग करता है, स्वेच्छा से अपने अंश कंपनी को वापस कर देता है। अब आप पढ़ेंगे अंशों के हरण और अंशों के समर्पण में क्या अंतर है। अंशों का हरण कंपनी के द्वारा किया जाता है, जबकि समर्पण अंशधारी के द्वारा स्वयं किया जाता है। तो ये सबसे पहला अंतर, इच्छा।
अंशों का हरण किया जाना कंपनी की इच्छा पर निर्भर करता है और अंशों का समर्पण अंशधारी की इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कंपनी को अपने अंश वापस कर देता है। अंशधारी द्वारा आवेदन। अंशों के हरण के लिए अंशधारी द्वारा आवेदन नहीं दिया जाता, जबकि समर्पण के लिए अंशधारी द्वारा आवेदन दिया जाना अनिवार्य होता है। जब अंशों का हरण होता है तो कंपनी क्या करती है, अंशधारियों को नोटिस देती है, जबकि समर्पण में अंशधारी को क्या करना होता है, कंपनी को एक लिखित में आवेदन देना होता है कि वो अपने अंशों का समर्पण करना चाहता है। प्रतिफल। अंशों के हरण के बदले में कभी कोई प्रतिफल नहीं दिया जाता, बल्कि उल्टा क्या होता है, कंपनी जो राशि अंशधारी के द्वारा कंपनी को दे दी गई है वो भी जब्त कर लेता है ना। लेकिन समर्पण में ऐसा नहीं होता। समर्पण में अंशों के समर्पण के बदले कभी कभी कंपनी कुछ प्रतिफल दे देती है। अगला पॉइंट है हमारा दंड। अंशों का हरण दंड स्वरूप किया जाता है। दंड स्वरूप मतलब जब कोई अंशधारी राशि का भुगतान नहीं कर रहा है, आवंटन नहीं दे रहा है, प्रथम याचना नहीं दे रहा है, कंपनी के द्वारा बार बार राशि मांगी जा रही है लेकिन वो भुगतान ही नहीं कर रहा है, तो कंपनी क्या करती है, अंश वापस ले लेती है। मतलब एक तरह से वो उसका दंड होता है और जो उसके द्वारा चुकाई गई राशि है वो भी रख लेती है कंपनी। लेकिन समर्पण में यह दंड स्वरूप न होकर पूर्णतः स्वेच्छा से होता है, इसलिए इसमें दंड का कोई कॉलम नहीं होता। इसके बाद अधिकार। अब अंशों के हरण का अधिकार सिर्फ कंपनी को होता है, जबकि अंशों के समर्पण का अधिकार स्वयं अंशधारी का होता है। अंशधारी की इच्छा पर निर्भर करता है वो। कारण। अंशों के हरण का कारण अंशधारी द्वारा अंशों के शेष मूल्य का भुगतान नहीं करना है, अर्थात कंपनी के द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान अंशधारी नहीं करता है तो अंश उसके जब्त हो जाते हैं, हरण कर लिए जाते हैं। जबकि समर्पण अंशधारी स्वयं की इच्छा से कंपनी को करता है। सूची F में नियम। कंपनी अधिनियम की सूची F में अंशों के हरण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। वो सारे नियम, वो सभी दशाएं दी गई हैं जिन दशाओं में अंशों का हरण किया जाना चाहिए। और सूची F में समर्पण के संबंध में कोई नियम नहीं दिए होते, मतलब समर्पण के संबंध में कोई नियम नहीं है, वो टोटली अंशधारी की इच्छा पर निर्भर करते हैं। तो ये था हमारा अंशों का हरण और अंशों के समर्पण से अंतर कि अंशों का हरण जब कंपनी के द्वारा किसी अंशधारी की के द्वारा चुकाई जाने वाली राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो कंपनी उसके अंशों का हरण कर लेती है, और इसके विपरीत अंशों का समर्पण अंशधारी की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है। जब कोई अंशधारी स्वेच्छा से अपने अधिकारों का त्याग कर देता है, अपनी सदस्यता त्याग कर देता है, अपने अंश जो है कंपनी को समर्पित कर देता है, तो वो अंशों का समर्पण कहलाता है। थैंक यू।